हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का नमा दिन है जिसमें आज हम सीआरपीसी का सेक्शन 395 से लेकर 437 ए तक पढ़ाएंगे आपको, जिसमें प्री प्लस मेंस का पूरा मैटर है। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये पीडीएफ में अटैच्ड हैं। हर वीडियो के साथ हम पीडीएफ लगा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, और बेहतर तरीका यही है कि पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें, फिर आप वीडियो को देखें। तब आपको पूरी बात और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीआरपीसी की आज हम जो चैप्टर है, अध्याय है 30 से शुरू करेंगे, जिसमें पहली धारा, चूँकि अध्याय 30 धारा 395 से लेकर 405 तक है। पहली धारा ही इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, धारा 395। ये कहलाती है निर्देश। ये निर्देश टर्म आपको सीआरपीसी में भी मिलेगा, सीपीसी में भी मिलेगा। सीपीसी की धारा 113 में है, ऑर्डर में भी है, ऑर्डर 46 में है। तो ये और निर्देश आप लोकल एक्ट में भी पढ़ते हैं, जैसे नगर पालिका अधिनियम में कहीं पर भी निर्देश शब्द आएगा तो इस परिभाषा को आप लिख सकते हो। कंप्लीट है ये जो 395 सीआरपीसी में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। निर्देश का पहले जनरल मतलब समझ लें। निर्देश का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई न्यायालय क्या हुआ, वो किसी आज असमंजस में है, किसी डाउट में है कि ये मैटर जो हमारे सामने है, इसको निपटाने के लिए जिस अधिनियम का हमें सहायता लेना है, जिस नियम का हमें सहायता लेना है, वो शायद विधिमान नहीं है। इसलिए वो उन मैटर का, उस बात का, उस तथ्य का एक सार बनाता है और उसको उच्च न्यायालय के लिए निर्देशित करता है कि हमको दिशा निर्देश करें। कहने का मतलब है, निर्देश में कोई लोअर न्यायालय उच्च न्यायालय को समाधान प्राप्त करने के लिए जो मैटर की सारांश भेजता है, अपने आप को एक दिशा पाने के लिए, उसको निर्देश कहते हैं। लिखना कैसे है, इसको एज इट इज़ लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं आपको। जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उच्च न्यायालय को निर्देश, ये हेडिंग है। जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम में अंतर्विष्ट मतलब इंटरनली किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी ये राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उपबंध अविद्यमान या परिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके वो न्यायालय अधीनस्थ है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। मैटर समझ गए होंगे कि कोई न्यायालय जो मामले का निर्धारण करना चाह रहा था, उसने देखा कि उन बिंदुओं के उस पॉइंट का जिसका उसे अवधारण करना है, तो जहाँ वहाँ पर जो प्रचलित अध्यादेश या अधिनियम या उप विनियम है, वो उसे लग रहा है कि ये इस पॉइंट के विरुद्ध है, तो वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय को जिन कारणों पर वो समझ रहा है कि नियम परिवर्तनशील नहीं है या अविधिक है, उस मामले का एक सार बनाएगा और उच्च न्यायालय को भेजेगा, और उच्च न्यायालय उस पर उसका समाधान करेगा और उसको निर्देशित करेगा कि इस मामले को आप इस तरह से निपटाइए। और जिस तरह से उच्च न्यायालय उसको निर्देशित करेगा, वो अधीनस्थ न्यायालय उस मामले को उसी तरह से निपटाएगा। फिर धारा 395 के बाद आती है धारा 397, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये भी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। निर्देश में कोई न्यायालय जो होता है, अधीनस्थ न्यायालय, वो क्या करता है, मामले का कथन उच्च न्यायालय को भेजता है। जबकि पुनरीक्षण में क्या होता है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिया है, उस निर्णय के या आदेश दिया है, तो उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि को या अभिलेख को अपने पास मंगाता है
और मंगाने के बाद उसको जांच करता है कि उसने वैधता पूर्वक कार्य किया है, न्यायालय ने कोई अनियमितता तो नहीं की। ये सब जांच करने के लिए उच्च न्यायालय अगर अभिलेखों को मंगा रहा है तो यह पुनरीक्षण, जो कि धारा 397 में है, समझ लें इसको। धारा 397 397 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। समझ लें कैसे लिखना है इस मैटर को। उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश, ठीक, कोई भी कार्रवाई के अभिलेख को या कोई कार्रवाई के अभिलेख को या किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष को या दंडादेश के आदेश की क्या जांच करने के लिए शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए, और यदि अभियुक्त जो है परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। समझ गए होंगे आप मामले को कि उच्च न्यायालय ने क्या किया। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने अपने अधीनस्थ किसी मामले के जो आदेश या निष्कर्ष थे उनकी औचित्यता का निरीक्षण करने के लिए मामले को, दस्तावेजों को अपने पास मंगाया, और मंगाने के साथ साथ ये भी निर्देश दे दिया कि जब तक हम इन दस्तावेजों का निरीक्षण कर रहे हैं तब तक आप उस अभियुक्त को जिसको आपने कैद रखा है उसको जमानत पर या बंद पत्र पर छोड़ दीजिए। दूसरी उपधारा क्या कहती है, धारा 397 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती कहते हैं जो बीच मतलब फाइनल निर्णय ना हो, अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है पुनरीक्षण जो करेगा न्यायालय वो किसी फाइनल निर्णय का या आदेश का ही पुनरीक्षण कर सकता है। किसी जो मध्यवर्ती आदेश होते हैं, अंतर्वर्ती आदेश होते हैं, जो पूर्ण आदेश नहीं होते हैं, उनकी बाबत क्या करेगा, वो मैटर को अपने पास नहीं बुलाएगा जब तक मामला पूरी तरह से न्यायालय द्वारा नहीं निर्णीत कर दिया जाता, तब तक उसका पुनरीक्षण कोई भी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय नहीं कर सकता। तीसरी उपधारा समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए एक पक्षकार ने, एक व्यक्ति ने क्या किया, सेशन न्यायालय में आवेदन दिया कि हमारे इस मामले का पुनरीक्षण किया जाए, तो अब वही पक्षकार क्या होगा, उच्च न्यायालय में आवेदन नहीं कर पाएगा कि हमारा पुनरीक्षण किया जाए, क्योंकि एक ही न्यायालय पुनरीक्षण करेगा, तो एक जगह उसने आवेदन दे दिया वही पर्याप्त है, दूसरे जगह आवेदन नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, देगा तो वो खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9450770672। इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। अगर कोई असुविधा हो रही है आपको मैटर समझने में, या फिर कोई मैटर को अलग से पढ़ने में, या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में, हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हम नोट्स हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, या हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जिस पे हम ग्रुप्स पे गाइड कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, बच्चों को, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो PCGS जे हो, HJS हो, या APO हो, या फिर AIBE का एग्ज़ाम दे रहे हो, या LLB कर रहे हो, किसी लॉ से रिलेटेड कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी माध्यम से कर रहे हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। उसके अलावा हमने अपना यूट्यूब चैनल भी दे दिया @Law Classes बाई फिरोज सर। अगर आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही तो इस चैनल को आप डायरेक्ट डालेंगे, सारी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन आपको और ज़्यादा वहाँ पर मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव मैटर और चाहिए तो और ज़्यादा मिल जाएगा। और अगर कोई और असुविधा हो तब भी आप हमसे संपर्क करें।
मगर आप तैयारी करें, पढ़ाई करें बेहतरीन। इस तरह से 397 के बाद 399 399 पर आ जाइए। सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ पूछा जाता है। चूँकि सेशन न्यायालय भी पुनरीक्षण कर सकता है, उच्च न्यायालय भी कर सकता है, तो पूछा जाता है सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ किस धारा में, तो धारा 399 में प्रीम आता है ये। फिर 401 में बताया गया उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। पूछा जाए अगर आपसे उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ कहाँ हैं, तो 401 में है। 397 में जनरल बात बताई गई थी। 399 में सेशन न्यायालय की शक्ति है पुनरीक्षण की, 401 में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति है। 401 से 3-4 प्रश्न आते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय क्या नहीं कर सकता, तो समझ लें। पहली बात उपधारा 3 में बताई गई है, 401 की उपधारा 3 है, ये कहती है उच्च न्यायालय दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि में संपरिवर्तित नहीं कर सकता। मतलब किसी व्यक्ति को अगर दोष मुक्त कर दिया गया है तो उसके निष्कर्ष को उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के मामले में दोष सिद्धि में परिवर्तित या संपरिवर्तित नहीं कर सकता। किसी दोष मुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर सकता पुनरीक्षण के द्वारा। चौथी उपधारा कहती है जहां अपील हो सकती हो किंतु की नहीं गई हो तो पुनरीक्षण की कोई कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है जहां पर आपको अपील का अधिकार है तो आप अपील करिए, ना कि पुनरीक्षण करिए। एक और बात बता दी गई उपधारा 5 में, इसी 401 की उपधारा 5 है, ये कहलाती है अपील होती तो है किसी मामले की किंतु अपील की ना गई हो और पक्षकार को ये हो कि हमें अपील करने का अधिकार नहीं है, और उसने क्या किया, ये सोचते हुए कि हमें पुनरीक्षण जो था, हमें अपील का अधिकार नहीं था, और उसने पुनरीक्षण कर दिया हो, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया हो, तो उस पक्षकार के पुनरीक्षण के आवेदन को जो न्यायालय होगा अपील मान लेगा और अपील की तरह उस पुनरीक्षण के मामले को निपटाया जाएगा। धारा 402 कहलाती है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने अंतरित करने की शक्ति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए अभी हमने इससे पहले पढ़ाया था कि उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया गया पुनरीक्षण के लिए, और एक आवेदन क्या किया पक्षकार ने सेशन न्यायालय में भी कर रखा है, तो उच्च न्यायालय को जैसा बेहतर लगे या तो अपने पास उस मामले को पूरा बुला लेगा, सेशन न्यायालय से कोई मतलब नहीं रखेगा, या जो सोचे वो कि सेशन न्यायालय इस मामले को सही से निपटा लेगा तो सारे जो दस्तावेज हैं पुनरीक्षण के आवेदन के, तो वो सारे के सारे दस्तावेज वो सेशन न्यायालय को स्थानांतरित कर देगा। कहने का मतलब है उच्च न्यायालय को ये शक्ति है कि वो इस बात को रेगुलेट करे कि पुनरीक्षण की कार्रवाई किसी एक न्यायालय में हो और इससे दो जगह कार्रवाई ना हो, और ये ऐसा करने के लिए जैसा वो समुचित समझेगा मामले को या तो अपने पास रहने देगा या फिर उच्च सेशन न्यायालय को दस्तावेजों को ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर आ जाइए आप, ये हम पढ़ा चुके हैं मेंस के हिसाब से आपको 497 ये बता दिया हमने आपको। फिर आपकी ये जो धारा जो अध्याय थी 30 ये समाप्त हो गई। अब आ गए आप अध्याय 31 पर, जो चलेगी धारा 406 से लेकर 412 तक। मेंस के हिसाब का कोई प्रश्न इस पर नहीं बनता है, मगर प्री के हिसाब से आती है। ये धारा 31 आपराधिक मामलों का अंतरण से संबंधित है। तो पूछा जाता है आप लोगों से कि मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय को शक्ति जो है वो किस धारा में, तो ये बताया गया धारा 406 में। धारा 406 कहती है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। उच्चतम न्यायालय चाहे तो देश में, पूरे देश में किसी भी उच्च न्यायालय से मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में, या किसी जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय में, या जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में, या उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय में, कहीं पर भी मामले को अंतरित कर सकता है उच्चतम न्यायालय, जैसा कि बताया गया धारा 406 में। 407 क्या कहलाती है? मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय चाहे तो जहाँ तक उच्च न्यायालय का क्षेत्र है वो एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय या एक सेशन न्यायालय से दूसरे सेशन न्यायालय में मामले को अंतरित कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। फिर 408 धारा कहलाती है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति। क्योंकि अपील की शक्ति जो है सेशन न्यायालय को भी है, इसलिए सेशन न्यायालय भी क्या कर सकता है, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट के पास से या एक न्यायालय के पास से जिसको अपीलीय शक्ति है या आदेश करने की शक्ति है,
तो मामलों को एक न्यायालय से दूसरे मामले पर एक न्यायालय से मामले को दूसरे न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति रखता है। कौन? सेशन न्यायालय। और ये बताया गया धारा 408 में। एक धारा और इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है, धारा 409, सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। जैसा कि हमने बताया था अभी आपको कि अगर सेशन न्यायाधीश, जैसे उच्च न्यायालय को लगता है कि मामला हमें निपटाना चाहिए, वैसे ही सेशन न्यायाधीश भी कर सकता है कि कोई मामला ऐसा है कि जो उसे लगता है कि हमारे द्वारा निपटाया जाना चाहिए, तो वो सारे दस्तावेजों को अपने पास मंगा लेगा या फिर दूसरे न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये 409 बहुत इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, 406, 7, 8 ये ध्यान रखिएगा। फिर अध्याय 32 जो कि चलेगा धारा 413 से लेकर धारा 435 तक। इसमें भी मेंस का प्रश्न नहीं बनता है, प्री से कभी कभार शॉर्ट नोट आते हैं एक दो, उनको समझा देते हैं हम आपको। और ये जो अध्याय 32 है, चैप्टर 32 है, ये दंडादेशों का निष्पादन या निलंबन या परिहार और लघुकरण से संबंधित है। तो मतलब जो भी दंडादेश दिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, निष्पादित कराना, या उनका निलंबन कर देना, या परिहार कर देना, और या लघुकरण कर देना, ये सब बताया गया है अध्याय 32 में। सबसे पहले इसमें एक धारा 416 है जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, गर्भवती स्त्री की मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना। मतलब समझ लीजिए, अगर कोई गर्भवती महिला है जिसको मृत्युदंड दिया जा चुका है, तो जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तो तब तक के लिए उसकी मृत्युदंड को मुलतवी कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये कहती है धारा 416। फिर आ जाइए धारा 425 में। ये वारंट कौन जारी कर सकता है? तो कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वारंट को जारी करता है, आप पढ़ चुके हैं। धारा 428 पर एक शॉर्ट नोट आता है। 428 धारा कहती है सीआरपीसी की, अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। मुजरा एग्जैक्टली कहते हैं कि जैसे मान लीजिए उसका न्यूट्रल कर देना। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को 4 साल की सज़ा हुई और 2 साल वो पहले ही जेल में काट चुका है, तो जो 4 साल में से 2 साल काट चुका है तो 4 में से 2 माइनस कर दिए जाएंगे और बाकी 2 साल का उसको अब कारावास भुगतना पड़ेगा। इसको जो कम कर देना या सेट ऑफ कर देना या इनको मैनेज कर देना, ये सब कहलाता है मुजरा। इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आपको सीपीसी में भी पढ़ाया जाता है, ऑर्डर 8 नियम 6 में। तो बहुत सारे टर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीपीसी से भी संबंधित है सीआरपीसी के टर्म, इसलिए हर यहाँ से हमने एक्ट शुरू किया है। सीआरपीसी यहाँ से अपने आप बेस को लेकर चलिए मजबूती के साथ, और पूरा हम फाइनल पढ़ाएंगे। भारत में जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम्स का टोटल मैटर देंगे, टोटल हम मटेरियल देंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये मैटर अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते या जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो वो ये हमारा मैटर पढ़ें और अच्छे से जज बने। पूरा मैटर है, इस मैटर को पढ़ के आप बहुत आराम से जज बन सकते हैं, बहुत कम मेहनत में, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से ये मैटर बनाया आप लोगों के लिए। तो देख लें पहले धारा 428, कारावास जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए नहीं है। इसमें एक बात सबसे मेन समझ लें, मुजरा की जो अवधि होती है वो उस कारावास से मुजरा नहीं की जा सकती जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम के अनुसार हुई हो। मतलब कोई आदमी जुर्माना नहीं दिया तो उसे कारावास भेज दिया गया, तो उस कारावास की अवधि को जो उसने जुर्माना ना देने के कारण भुगती है उसका उस अवधि का मुजरा नहीं होगा। और किसका होगा? उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान भोगी गई अवधि का होगा। कहने का मतलब है कोई अन्य अपराध के अंतर्गत उसने अगर कारावास भुगता है तब भी मुजरा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मुजरा होता है उस अवधि का, उस कारावास की अवधि का जो उस मामले में जिसके लिए उसको सज़ा हुई है उसके अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान उसने भोगी हो अवधि, कारावास भुगता हो, उसका मुजरा किया जाता है। ये कहलाती है आपकी धारा 428। इंपॉर्टेंट धारा है, शॉर्ट नोट आता है और प्री में तो बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। फिर आ जाइए धारा 432 पर, दंडादेश का निलंबन परिहार करने की शक्ति।
हालांकि हम इसको आपको आईपीसी में भी पढ़ाएंगे, यहाँ पर भी थोड़ा समझ लें कि दंडादेश का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको है। तो सबसे पहली बात तो समुचित सरकार को है। समुचित सरकार वहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको कि समुचित सरकार राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार को मिलाकर कहते हैं समुचित सरकार। और कब होती है ये दंडादेश का निलंबन या परिहार? उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के माध्यम से जिसके द्वारा दोष सिद्ध या दोष मुक्ति हुई है, उसका पीठासीन न्यायाधीश है, उसके माध्यम से उसके मार्फत दंडादेश का निलंबन या परिहार किया जाता है। किसके? समुचित सरकार के द्वारा। मतलब समुचित सरकार जो है उस न्यायाधीश पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष ये प्रस्ताव रखती है कि अगर उचित है तो इनको इस तरह से आप इस दंडादेश को निलंबित कर दीजिए या परिहार कर दीजिए। फिर 433 इम्पोर्टेंट धारा है, खूब शॉर्ट नोट आते हैं, प्लस प्री में बहुत प्रश्न बनते हैं। 433 धारा कहलाती है दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। किसको है और किन मामलों में है? पहली बात, समुचित सरकार को दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना दंडादेश का जो लघुकरण है वो समुचित सरकार कर सकती है और उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कर सकती है जिसको दंड मिला है। सम्मति के बिना लघुकृत कर सकती है, लघुकृत कर सकती है, लघुकरण कर सकती है। किन किन मामलों में? पहला मामला है मृत्यु दंडादेश को किसी अन्य दंड में जो भारतीय दंड संहिता में उपबंधित है। कहने का मतलब है किसी को मृत्यु दंड मिला है तो समुचित सरकार उसका लघुकरण भारतीय दंड संहिता में समाहित किसी भी अन्य दंड में उसको कर सकती है। फिर दूसरा बी पॉइंट है आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष तक या जुर्माने में। अगर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है तो समुचित सरकार दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना उसको 14 वर्ष तक के कारावास में या फिर जुर्माने में क्या कर सकती है? लघुकृत कर सकती है। फिर सी पॉइंट कहलाता है कठिन कारावास के दंडादेश को सादा कारावास या जुर्माने में। डी पॉइंट कहलाता है सादा कारावास के दंडादेश को जुर्माने के रूप में लघुकृत कर सकती है। इस तरह से समुचित सरकार उस दंडादिष्ट व्यक्ति के सम्मति के बिना भी जो दंडादेश है उसको लघुकृत करने की शक्ति रखती है। फिर धारा 433 का में आ जाइए। 433 का कुछ निर्बंधन लगा रही है, रुकावट लगा रही है, प्रतिबंध लगा रही है। क्या है लगा रही है? कह रही है कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। कहने का मतलब इसमें 433 का में बताया गया है कि आप अगर आजीवन कारावास को क्या कर सकते हैं? 14 वर्ष तक के कारावास में लघुकृत कर सकते हैं। ये कहती है आपकी धारा 433 का। फिर आपका ये अध्याय 32 भी खत्म हो गया। अब आपका अध्याय आ गया 33 जो कि धारा 436 से लेकर 450 तक चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है ये और ख़ास तौर से पूरी ज़मानत के बारे में इसमें बताया गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मैटर को आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कई एक लॉन्ग प्रश्न बनते हैं और उन लॉन्ग के बीच में इसमें से जो इनकी उपधाराएं हैं धाराओं की उनसे प्रश्न बनते हैं। बीच में से कई एक ऐसे प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। तो अगर आपको अच्छे से ध्यान से अगर मैटर को पढ़ेंगे तो आप कोई भी प्रश्न कर पाएंगे। पहली बात तो धारा 33 क्या है? जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध से संबंधित है, जिसमें पहली धारा 436 है। 436 धारा कहती है सीआरपीसी की किन मामलों में जमानत ली जाएगी। पहली बात, धारा 1 देखें, जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब वो ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय वो जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी अजमानती अपराध से भिन्न, कहने का मतलब है जमानती अपराध के मामले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है बिना वारंट के और वो या न्यायालय के समक्ष लाया गया है या फिर भारसाधक अधिकारी के थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लाया गया है और वो चूँकि जमानती अपराध का व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति है और वो जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पहली बात, पहली उपधारा कहती है आपकी
436 की पहली मगर इसमें परंतु है एक, परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो उस व्यक्ति को जो निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो उसे प्रतिभुओं रहित बंद पर पत्र पर उन्मोचित कर सकेगा। कहने का मतलब है कोई अधिकारी जो पुलिस का भार साधक अधिकारी है या न्यायालय जिसके समक्ष वो अभियुक्त व्यक्ति आया है और उसको लगता है ये बेचारा इतना गरीब है कि इसकी ज़मानत लेने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होगा या ये ज़मानत देने में समर्थ नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है, प्रतिभुओं रहित मतलब जो गारंटर हैं उनको उनके बिना बंद पत्र पर उन्मोचित कर देगा, लिखवा के कि हम छोड़ रहे हैं, जब बुलाएं तो आ जाना, तो इस तरह से उसको छोड़ सकता है। फिर 436 की उपधारा 2 इम्पॉर्टेंट है। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसे उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है। कहने का मतलब है जिसको जमानत प्रदान की गई थी और वो व्यक्ति, उससे जो जमानत पर कहा गया था कि आप हाजिर होइएगा या बताए हुए समय पर आप आइएगा, या जो भी ज़मानत पत्र में उसने शर्तें लगाई थी न्यायालय ने, उनका अनुपालन नहीं करता है, असफल रहता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, जिस व्यक्ति को ज़मानत दी थी उसको ज़मानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है, मतलब ज़मानत दे भी सकता है और ज़मानत को रद्द भी कर सकता है। ये बता दी गई दोनों बातें आपको उपधारा 1 में प्लस में बताया गया, उपधारा 2 में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। पूरी बात आप समझ लीजिए, दोनों ही उपधाराएं पूछी जाती हैं धारा 436 की। फिर धारा 436 का ये कहलाती है अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। कितनी अवधि के लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है? पहली बात तो समझ लीजिए विचाराधीन कैदी कौन है। विचाराधीन कैदी है जिसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिस पर अभी जो आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं, तो पूछा गया है कितने दिनों के लिए आप उसको कैद कर सकते हैं। तो जिस अपराध के लिए उसका विचारण हो रहा है तो उस अपराध की अधिकतम अवधि से ज़्यादा आप आधी अवधि तक, जैसे चोरी में 3 साल तक की सज़ा है तो 1.5 साल तक की अवधि तक आप उसको निरुद्ध कर सकते हैं। फिर अगर वो ज़मानत देने पर तैयार है तो न्यायालय को चाहिए कि उसको छोड़ दे, और किसी भी हालत में अगर वो ज़मानत देने के लायक नहीं है या ज़मानत नहीं करवा पाया है तो उसको उस अपराध की अवधि पूर्ण, जैसे 3 साल पूर्ण हो जाने के बाद किसी भी हाल में कारावास में नहीं रखना चाहिए, निरुद्ध नहीं करना चाहिए। ये कहती है आपकी धारा 436A। अब आप आ जाइए इस टॉपिक की, आज की हम लोगों की आखिरी धारा है धारा 437, क्योंकि इसके बाद 438 धारा है जो कि अब उत्तर प्रदेश में भी पुनः स्थापित हो गई है, जो कि बहुत विस्तृत है। धारा 437 भी बहुत विस्तृत है और 438 भी। इसलिए हम पहले आपको 437 आज के टर्न पर पढ़ा रहे हैं। आप अच्छे से जब याद कर लेंगे तब हम आपको 438 धारा पढ़ाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और बड़ा मैटर होने की वजह से बोझिल ना हो। कुल मिला के आपको पहले अब हम देख लें धारा 437 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जाएगी। कहने का मतलब है पहले तो जमानती अपराध था, इसलिए आपको जमानत मिली अधिकार के रूप में धारा 436 के अनुसार। अब आपका अपराध जो है जमानती नहीं है, अजमानती अपराध है, इसलिए आप अजमानती अपराधों में जमानत को अब अधिकार के रूप में नहीं ले सकते, बल्कि आप को प्रदान की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। अब देखें किन मामलों में दी जाएगी जमानत और किन मामलों में नहीं दी जाएगी। पहले हम लोग देख लें धारा 437 की क्या कर रही है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैटर को एज इट इज समझना है आपको। जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वो जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है जिसने अजमानती अपराध किया है, ऐसा उस पर संदेह है या अभियोग है, और वो अजमानती अपराध का जो व्यक्ति है वो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद वो क्या है न्यायालय के समक्ष लाया गया,
वो न्यायालय जो कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय है या लाया गया हो तो वो जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किंतु मगर, अब ये किंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं खूब डट के। पहले परंतु है, यदि ये विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वो इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है, अगर ये विश्वास करने का कारण है कि वो व्यक्ति जो लाया गया है न्यायालय के समक्ष उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है तो अब उसको जमानत पर नहीं छोड़ सकते ये न्यायालय जिनके समक्ष वो लाया गया है, जो कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय है। दूसरी पॉइंट में बताया गया है, यदि ऐसा अपराध जो संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है, या वो 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए किंतु 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए 2 या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है तो वो इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है, ऐसा कोई अप्रिय व्यक्ति है जिससे लग रहा है कि इसने संज्ञेय अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है, या फिर 3 या अधिक वर्षों के लिए किंतु 7 वर्ष से कम की अवधि हो, उस ऐसे मौकों के संज्ञेय अपराधों के लिए वो 2 या अधिक बार अवसरों पर दोष सिद्ध किया गया तो वो नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसमें परंतुक में फिर परंतुक है, देख लें। परंतु न्यायालय ये निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 या खंड 2, जो आपने खंड 1 और खंड 2 पढ़े हैं जिनमें नहीं छोड़ा जा रहा था उनके बारे में ये बात है। खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है। कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 16 वर्ष से कम का है या स्त्री है या रोगी है या शिथिलांग व्यक्ति है, मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। परंतु फिर परंतु है एक, परंतु ये और की न्यायालय ये भी निर्देश दे सकता है कि खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति, खंड 2 समझ लीजिए, खंड 2 ये है, ये खंड 2 ये जो पढ़ाया था, यदि ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध है, खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है। क्योंकि सिर्फ संज्ञेय अपराध किया है, हालांकि वो पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है, तो न्यायालय कहता है कि छोड़ दिया जाए। अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो कोई कारण ऐसा दिखाई दे जिससे वो छोड़ा जा सकता है तो छोड़ सकते हैं, जमानत प्रदान कर सकते हैं। फिर उपधारा 2 पे आ जाइए। अभी तक उपधारा 1 चल रही थी, उपधारा 2। उपधारा 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं कि कब छोड़ा जाएगा कब नहीं छोड़ा जाएगा, सारी कंडीशन बताइए। उपधारा 2 कहती है, यदि जांच के पश्चात न्यायालय को प्रतीत होता है कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि व्यक्ति ने अजमानती अपराध नहीं किया है तो वो उसे छोड़ देगा। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया गया है और न्यायालय को लगता है कि इसने अजमानती अपराध नहीं किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा जमानत पर। तीसरी उपधारा क्या कर रही है, जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है का अभियोग है तो न्यायालय जमानत पर छोड़े जाते समय निम्न शर्तें अधिरोपित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये शर्तें, और ये पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये आप पढ़ रहे हैं धारा 437 की उपधारा 3 है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको 7 वर्ष जिस पर ये जब कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का अभियोग है तो अगर जमानत दे रहा है न्यायालय तो शर्तें लगाएगा। पहली शर्त ये लगाएगा कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा। कहने का मतलब बॉन्ड जो भरवाएगा न्यायालय उसमें शर्तें रखेगा और ये कहेगा कि जैसा जब आपको बुलाया जाए तो आप हाजिर हों। दूसरी बात कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा
जिसको करने का उस पर अभियोग है, संदेह है या अभियोग है या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा। न्यायालय ये भी उससे लिखवा लेगा कि जैसा आप पर अभियोग चल रहा है, मान लीजिए चोरी आपने की है, तो आइंदा आप और कोई चोरी नहीं करेंगे और ना ही चोरी करने का आप प्रयत्न करेंगे, ये शर्त में लिखवा लेगा। तीसरी बात कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या परोक्षता उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय ये उससे पहले ही कहलवा देगा कि देखिए हम आपको ज़मानत तो दे रहे हैं, मगर आप ना ही न्यायालय के किसी कर्मचारी को, ना ही पुलिस अधिकारियों के समक्ष कोई व्यक्ति जो उन तथ्यों को प्रकट कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को बाहर जाकर मनाएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, उत्प्रेरणा नहीं देंगे, कोई वचन नहीं देंगे, कोई प्रलोभन नहीं देंगे, और ना ही किसी साक्ष्य से आप छेड़छाड़ करेंगे कि बाहर जाके आप लोगों को पुटियाने लगें कि हमारे खिलाफ गवाही ना देना, या फिर आप जो सबूत हैं उनको बिगाड़ने लगें। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे। फिर चौथी शर्त लगाएगा, न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें वो ठीक समझे अधिरोपित कर सकता है। मतलब न्यायालय अगर 7 वर्ष से अधिक के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को जमानत दे रहा है तो ये 4 शर्तें उसके ऊपर अधिरोपित करेगा जमानत देते वक्त। चौथी उपधारा क्या कहती है, अब देखें। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। अगर वो जमानत पर छोड़ रहा है तो जमानत के कारणों को लेखबद्ध करेगा, छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है तो उन सारे कारणों को वो लेखबद्ध करेगा। पांचवी बात, यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। देखिए वही बात आ गई कि मान लीजिए पहले न्यायालय ने क्या किया, उसको ज़मानत पर छोड़ दिया और ज़मानत पर छोड़ना उसे उस वक्त बेहतर लगा, मगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसी शर्त का उल्लंघन कर दिया या कोई ऐसा काम कर दिया कि अब न्यायालय को लगता है कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसको ज़मानत पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसको गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और गिरफ्तार के बाद कह सकता है कि इनको अभिरक्षा में सुपुर्द करिए, इनको फिर से जेल में भेजिए। इस पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया है, प्रदीप बनाम झारखंड राज्य। ये देखिए इतनी धाराओं में आप इस केस को लिख सकते हैं, धारा 154 में, 167 में, 173 में, 137(5) मेनली इसमें 137(5) अभी हमने धारा पढ़ाई आपको, 137 की उपधारा 5 या एक धारा 137 नहीं सॉरी 437(5) 437 की उपधारा 5 में ये बताया गया है, या फिर धारा 439(2) में भी इस केस को आप लिख सकते हैं, और 482 CRPC की धारा से भी संबंधित ये केस है। मतलब FIR लिखने से संबंधित है, और अगर FIR का 24 घंटे के अंदर अन्वेषण ना कर पाए, पुलिस रिपोर्ट से संबंधित, या ज़मानत पर छोड़े गए व्यक्ति को दोबारा निरुद्ध करने के लिए हो, या फिर 439(2) में भी यही कहलाता है, और या फिर उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कोई दावा प्रतीत हो रहा है, तो इन सब मामलों में ये सब धाराओं की हमने आपको वर्जन बता दिए कि किन किन धाराओं में क्या क्या कहा गया है। कहने का मतलब है इस केस में मेनली ये बताया था उच्चतम न्यायालय ने कि अगर किसी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और अब न्यायालय को लगता है कि उसको ज़मानत नहीं प्रदान की जाना चाहिए, तो जिस न्यायालय ने उसको ज़मानत दी थी वो उसकी ज़मानत को रद्द करके उसको फिर से निरुद्ध करने और उसको अभिरक्षा में सुपुर्द करने का आदेश दे सकता है, उसकी ज़मानत को खारिज कर सकता है। फिर आखिरी धारा है यहाँ की इस सेशन की हम लोगों की, धारा 437 का 437 का में बताया गया है अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए ज़मानत, कि अगर कोई अभियुक्त ऐसा है जो जिससे कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, आपको उच्चतर न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा या उपस्थिति आपकी ज़रूरी है, तो ऐसे कामों के लिए भी उस व्यक्ति से ज़मानत ली जा सकती है, ज़मानत पर बंद पत्र भरवा लिया जाता है। इस तरह से ये आपकी आज का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। हालांकि ज़मानत के मामले में अग्रिम ज़मानत हम अग्रिम टर्न पर पढ़ेंगे, मतलब अगले टर्न पर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और उत्तर प्रदेश में भी वो अब
अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू हो गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए या उत्तर प्रदेश में आने वाले इम्तहान के लिए धारा 438 बहुत इम्पोर्टेंट है सीआरपीसी के, इसलिए हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे, अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। और अगले ही टर्न पर जो आपका 10वां दिन होगा, इस पर आपका सीपीसी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा आपका सीपीसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं 2022-23 के, वो हम आपको दे देंगे। इस तरह से सीआरपीसी पूरी हम 10 दिन में आपको 40 मिनट का सेशन देकर करीब हम आपको 40 मिनट लेते हैं आपके, और 10 दिन के अंदर अंदर हम आपको सीआरपीसी पूरी, जो कि सबसे बड़ा एक्ट है आपके पास, जितने भी एक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा एक्ट सीआरपीसी है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला एक्ट सीआरपीसी है। पूरा एक्ट हमने करके दे दिया आपको 10 दिनों में। इसलिए और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, भले ही HJS हो, PCSJ हो, APO हो, चाहे प्री की तैयारी करें, चाहे मेंस की तैयारी करें, पूरा मैटर है। सबके साथ वीडियो के साथ हमने PDF हैंड रिटन नोट्स का लगाया हुआ है। इसलिए इस मैटर को आप सारे साथियों को शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।